वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज एक सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स के बैच के लिए। हम लोगों ने अभी तक 3 बैच अपने कंटिन्यू किए हैं, जिसमें हमने असेसमेंट ईयर 23-24 तक की चीजों को पढ़ाया था। यानी कि अभी तक जो भी 3 बैच हमारे हुए हैं उसमें हमने सिर्फ असेसमेंट ईयर 23-24 की बातों को कवर किया था, क्योंकि तब तक के लिए वो बातें ही एप्लीकेबल थी या उन्हीं के आईटीआर आए हुए थे। लेकिन एज ऑन डेट अगर हम आज की डेट की बात करें तो असेसमेंट ईयर 24-25 के भी इनकम टैक्स रिटर्न की पीडीएफ रिलीज कर दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। हम आज के सेशन में सिर्फ आईटीआर 1 और 4 के ऊपर ये सेशन लेने जा रहे हैं। बाकी के आईटीआर की यूटिलिटी अभी उसकी पीडीएफ अभी नहीं आई है, इसलिए हमें ये नहीं पता कि उन्होंने आईटीआर के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। लेकिन आईटीआर 1 और 4 में क्या क्या चेंजेस किए हैं इसके बारे में हमें पता चल चुका है। चलिए, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया है आईटीआर 1 और 4 में। उन्होंने का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी फाइनेंस बिल में चेंज आता है उसको अपनी यूटिलिटी में चेंज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो फाइनेंस बिल 2023 आया था उसमें जो भी बातें निर्मला ताई ने कही थी अपने बजट में, वो सारी बातें अब एप्लीकेबल होना शुरू हो गई हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 का जब हम आईटीआर 1 और 4 भरेंगे उस समय तक ये बात एप्लीकेबल हो जाएगी हमारे लिए। इसका मतलब ये है कि अब हमें जिन लोगों ने भी हमारे पुराने बैच किए हुए थे इनकम टैक्स के, उनको ये वाला सेशन एक बार करना पड़ेगा। और हो सकता है आगे हम इसके पार्ट्स में कुछ सेशन और लेकर के आए, क्योंकि अभी सिर्फ आईटीआर 1 और 4 की यूटिलिटी आई है, इसलिए उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आगे चल के जैसे ही आईटीआर 2 या फिर 3 या फिर 6, 5, 6, 7 में से कोई भी यूटिलिटी और आती है या पीडीएफ आती है और उसमें जो भी चेंज होता है उसकी हम एक सेपरेट पार्ट की वीडियो बना करके आपको बताएंगे। ठीक हो गई बात? चलिए, अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि एक चेंज आया है ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम में। ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम में एक चेंज है। और ये चेंज क्या है, हमने अपना बैच लेते समय भी आपको बताया था कि पहले वो जो न्यू रिजीम थी वो ऑप्शनल स्कीम थी और ओल्ड रिजीम जो थी वो एक मैंडेटरी स्कीम थी। लेकिन अब असेसमेंट ईयर 24-25 से ऐसा नहीं है, उल्टा हो गया है बच्चों। हो क्या गया है कि न्यू रिजीम मैंडेटरी स्कीम हो गई है और ओल्ड रिजीम आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। यानी कि न्यू रिजीम से जब आप ऑप्ट आउट करेंगे तब आपको ओल्ड रिजीम में जाने का मौका मिलेगा। अब न्यू और ओल्ड में अंतर क्या है? ओल्ड रिजीम में आप डिडक्शंस के बेनिफिट ले पाते थे जो कि न्यू रिजीम में नहीं थे। ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पर एग्जाम्पशन था, न्यू रिजीम में 7 लाख तक की इनकम पर एग्जाम्पशन है। तो कुछ फायदे न्यू रिजीम में है, कुछ फायदे ओल्ड रिजीम में है। अब आपको कौन सी स्कीम लेनी है और कौन सी नहीं, इस बात का डिसीजन आपको करना पड़ेगा। और उसके जो पैरामीटर होंगे, जो पैमाने होंगे, वो कई सारे हैं। जैसे कि एक पैमाना तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। दूसरा पैमाना यह है कि आपकी डिडक्शन कितनी है। जिसकी डिडक्शन ज्यादा है वो ओल्ड रिजीम को ऑप्ट कर ले, अदरवाइज न्यू रिजीम को ऑप्ट करे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनकम का जो स्लैब है वो 7 लाख तक की एग्जाम्पशन है। ठीक होगी बात? चलिए, लेकिन अब मुद्दा क्या है, चेंज क्या आया? आईटीआर फॉर्म में एक चेंज आया। उन्होंने ये कहा कि न्यू रिजीम सबको लेनी है, यानी कि मान न मान में तेरा मेहमान। न्यू रिजीम सबको लेनी ही पड़ेगी। ओल्ड रिजीम अगर किसी को लेनी है तो उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 10 IEA। फॉर्म 10 IEA। अब एक बात और मजेदार है कि न्यू रिजीम आपको जबरदस्ती दे दी गई, आपको लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी डिडक्शंस बहुत ज्यादा है और आपको ओल्ड रिजीम में जाने में फायदा मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट कर लीजिए। पहले न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करिए और ओल्ड रिजीम में चले जाइए। और ओल्ड रिजीम में जाने के बाद क्या होगा, जो ओल्ड रिजीम के प्रावधान है वो एप्लीकेबल होंगे। 5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट होगी, डिडक्शंस की भी छूट मिलेगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर आपका रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल हो रहा है तो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है वो 31 मार्च 24 को खत्म हो जाएगा। वहां से असेसमेंट ईयर 24-25 हमारा शुरू होगा। अब वो असेसमेंट ईयर के 31 जुलाई 2024 तक अगर आप रिटर्न अपना फाइल कर रहे हैं तो आप ओल्ड रिजीम में भी जा सकते हैं, न्यू रिजीम में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर 31 जुलाई के बाद कर रहे हैं यानी कि अंडर सेक्शन 139(4) कर रहे हैं अगर रिटर्न को, तो फिर नहीं जा सकते हैं। अब नहीं जा सकते हैं का मतलब यह है कि अलाउ ही नहीं है। यानी कि 31 जुलाई 2024 के बाद से बस एक ही स्कीम मिलेगी आपको, कौन सी? वो है न्यू रिजीम की। ठीक हो गई बात? ये बात तब एप्लीकेबल होती थी जब आप नॉन टैक्स ऑडिट में थे। अब टैक्स ऑडिट की लिमिट तो हमने अपने बैच में बताई है, कहीं पर 1 करोड़ होती थी, कहीं पर 2 करोड़ होती थी, कहीं पर 50 लाख थी और कहीं पर 10 करोड़ थी। ये वाली बात तो हम लोग कर चुके हैं। लेकिन अब मुद्दा यह है कि ड्यू डेट क्या है। नॉन टैक्स ऑडिट के लिए ड्यू डेट थी 31 जुलाई, और टैक्स ऑडिट वालों के लिए जो ड्यू डेट थी वो थी 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर या 31 जुलाई के पहले अगर आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो मजे की बात है,
आप चाहे तो ओल्ड लीजिए, चाहे तो न्यू लीजिए। न्यू तो आपको जबरदस्ती मिल ही जाएगी, ओल्ड लेना है तो एक फॉर्म अलग से भरिए, फॉर्म 10 आई है। ठीक हो गई बात। अब अगर आपको न्यू लेना है तो कोई बात नहीं, ओल्ड लेना है तो अपना रिटर्न टाइम से भरिए। अब गवर्नमेंट ये कहती है आपको फायदा लेना है, फायदा लेना है तो मेरी बात मानिए, क्योंकि फायदा आपको चाहिए इसलिए बात आपको माननी पड़ेगी। उसने बात क्या बोली, बात ये बोली कि रिटर्न अपना टाइम से फाइल करो। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आ गए 2 साल के बाद और बोले भैया हमको ओल्ड स्कीम चाहिए, वो ऐसा नहीं होगा। अगर आप 2 साल के बाद आ गए, इट्स ओके, न्यू रिज्यूम को ऑप्ट करिए, जो टैक्स लाइबिलिटी बने उसको जमा करवाइए, ना बने मत जमा करवाइए, लेट फीस के साथ अपना रिटर्न फाइल करिए, लेकिन ओल्ड रिज्यूम का फायदा तो नहीं देंगे। अब ये एक तरीका है गवर्नमेंट का ओल्ड रिज्यूम को थोड़ा सा अनपॉपुलर बनाने का, क्योंकि पहले के अभी जितने भी 10 साल 12 साल बीते हैं उसमें गवर्नमेंट का पूरा ये फोकस रहता था कि आप डिडक्शंस करिए, सेविंग्स करिए, एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करिए, घर खरीदिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनका ये कहना है कि आपने डिडक्शन कर दिया, इट्स ओके, छूट लेने मत आइए, क्योंकि हमने न्यू रिजीम में स्लैब ऑलरेडी 2 लाख से बढ़ा दिया है, इसलिए अब हम आपको कोई छूट नहीं देंगे। अभी मैं आपको आगे की आने वाले 10 मिनट में एक मजेदार बात बताऊंगा कि कितने ऐसे डिडक्शंस हैं जिनकी जिनकी एग्जाम्पशन अभी भी ओल्ड रिजीम में मिलती है, सॉरी अभी भी न्यू रिजीम में मिलती है। ओल्ड में तो सबकी छूट मिलती है, जितनी भी थी सबकी छूट मिलती है, लेकिन न्यू में भी 4-5 चीजें ऐसी हैं जिनको बख्श दिया, जिनको छोड़ दिया। ठीक होगी बात। अब छोड़ क्यों दिया, अब अलग अलग फंडामेंटल हो सकता है, गवर्नमेंट का अपना व्यू है क्यों छोड़ दिया, लेकिन मजे की बात यह है कि 4-5 चीजों को छोड़ दिया, मतलब सारी डिडक्शन क्या खत्म कर दी है। अगर मैं प्राइमा फेसी एक बार में ये देख करके बोलूँ तो हाँ, सारी की सारी डिडक्शंस खत्म कर दी हैं। लेकिन ये बात मेरी गलत होगी अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलूं। मैं ये बोलूंगा कि हाँ, सारी की सारी डिडक्शंस खत्म कर दी गई हैं, 4-5 डिडक्शन को छोड़ के, और वो कौन सी हैं अगले 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा। चलिए अब 10 मिनट बाद बात करेंगे इस टॉपिक पर। अब आगे चलते हैं। एक और मजेदार चेंज आया है, 2023 के बजट में एक चेंज आया था, वो था प्रेजेंटिव स्कीम को लेकर के। प्रेजेंटिव स्कीम हमारे 2 सेक्शन से गवर्न होती है, सेक्शन 44 एडी से और सेक्शन 44 एडीए से। सेक्शन 44 एडी में ये लिखा हुआ था कि अगर आपकी इनकम 2 करोड़ तक है तो आपको 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, अगर आप कैश में चल रहे हैं, यानी कि अदर देन बैंक में चल रहे हैं। लेकिन अगर आपका बैंक से पूरा ट्रांजेक्शन होता है और आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है तो आप मिनिमम 6% प्रॉफिट डिक्लेयर कर दीजिए। अगर आप कर देते हैं तो आप टैक्स ऑडिट से भी बच जाएंगे और आप किताबें बनाने से भी बच जाएंगे, दोनों चीजों से बच जाएंगे। लेकिन अब मजेदार बात है, एक इसमें प्रोविजन ऐड किया और ये कहा कि ये लिमिट 2 करोड़ से बढ़ा करके 3 करोड़ कर दी जाएगी। मजेदार बात है, ये बात पहले कभी नहीं हुई थी, इस बार इस बजट में बिल्कुल नई बात हुई और पीडीएफ में भी ये वाली बात आ गई। क्या बोला कि हाँ, इस 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ा करके 3 करोड़ कर देंगे, बस शर्त सिर्फ एक है कि आपने जितना पैसा अपने बिजनेस में रिसीव किया है उसमें से जो कैश की रिसीट है वो 5% या उससे कम होनी चाहिए, वो 5% या उससे कम होनी चाहिए। ये वाली बात हम लोगों ने एक जगह और पढ़ी थी, सेक्शन 44 ए बी में, जहां पर टैक्स ऑडिट की लिमिट थी, जहां पर यह कहा गया था कि आपके नॉर्मली टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ की होती है, लेकिन अगर आपने पूरे साल में जो कैश का पेमेंट है वो टोटल पेमेंट में 5% से कम है, और जो कैश की रिसीट है टोटल रिसीट में वो 5% से कम है, तो आपकी लिमिट 1 करोड़ से बढ़ा करके सीधा 10 करोड़ कर दी जाती थी। इस बात का फायदा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में सबसे ज्यादा देखा गया था, क्योंकि वहां पर 100% ट्रांजेक्शन बैंक से ही होता है, कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है, सारा ट्रांजेक्शन स्टॉक एक्सचेंज से होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक हो गई बात। लेकिन अब मजे की बात यह है कि यही सेम प्रोविजन सेक्शन 44 एडी में भी लेके आ गए और 2 करोड़ की लिमिट को कितना कर दिया, 3 करोड़ कर दिया। यानी कि अगर आपकी टोटल रिसीट में से जो कैश की रिसीट है वो 5% से कम रहती है तो फिर जो लिमिट आपकी 2 करोड़ की है वो बढ़ा के 3 करोड़ कर दी जाएगी। अब 3 करोड़ आपकी लिमिट हो जाएगी, 3 करोड़ का 6% जितना भी आता होगा उतना आप डिक्लेयर कर देंगे, जो कैश की रिसीट है उसका 8% डिक्लेयर कर देंगे, जो भी आएगा उसके ऊपर जितना भी टैक्स आएगा वो जमा करवा दीजिए, झंझट से मुक्ति पाइए, ना ही आपको बुक्स मेंटेन करनी है और ना ही आपको ऑडिट कराना है। ठीक है, लेकिन अब मजे की बात यह है कि ये प्रोविजन थे बिजनेस के लिए, और प्रोफेशन के लिए एक दूसरा प्रोविजन था। प्रोफेशन के लिए लिमिट थी 50 लाख की, कि अगर आपका टोटल टर्नओवर 50 लाख से कम है तो फिर आप 44 एडी सेक्शन को ऑप्ट कर सकते हैं और मिनिमम 50% का आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा, यानी कि अगर 50 लाख की इनकम है तो 25 लाख का प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा। इस लिमिट को बढ़ा करके कितना कर दिया, 75 लाख कर दिया, 50 लाख को बढ़ा करके 75 लाख कर दिया। बस शर्त सिर्फ एक है कि टोटल रिसीट में से जो कैश की रिसीट है वो 5% या उससे कम होनी चाहिए, मतलब अगर आपने 100 रुपए लिया है तो 95 रुपए आपके बैंक में आने चाहिए डायरेक्टली किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से, बाई चेक से, बाई आईएमपीएस से, ना कि कैश से। 5 रुपए तक का आप कैश एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस इतनी सी बात कही है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, मुझे लगता है सब समझने में शायद कोई बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई होगी। चलिए
अब आते हैं मजेदार बात पर। मजेदार बात यह है कि न्यू रिजीम में ये कहा है कि कोई भी डिडक्शन नहीं देगी, लेकिन ये बात गलत है। ऐसा तो नहीं है। जो मैंने बात पहले बताई थी, क्या वो बात गलत थी? नहीं, वो बात गलत नहीं थी, वो बात अपनी जगह सही थी। लेकिन उसी बात में दो चार बातें और जोड़ देनी चाहिए। वो ये है कि सैलरी का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था 50,000 का, वो न्यू रिजीम में भी मिलेगा। उसको खत्म नहीं किया गया है। यानी कि आप ओल्ड लें या न्यू लें, 50,000 का डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इसको बेसिस कभी मत बनाइएगा अपने क्लाइंट को एडवाइस करने के लिए कि न्यू रिजीम ले या ओल्ड रिजीम ले। चलिए, दूसरा प्रोविजन है सेक्शन 80 CCH। ये प्रोविजन बिल्कुल नया था। अग्निवीर फंड एक लेकर के आई थी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अग्निवीरों के लिए जो लोग सरहद पे जाके नौकरियां करेंगे, उनको कुछ समय तक कहा था कि नौकरी देंगे, और उसके बाद उनको कुछ कहीं और जॉब दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, ताकि एक देशभक्ति की भावना डेवलप हो। अग्निवीर फंड बोला था। अगर अग्निवीर कॉर्पस के लिए कोई पैसा आपने डोनेट किया है, या कोई पैसा आपने कॉर्पस क्रिएट किया है अग्निवीर फंड के लिए, तो आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। ये एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन है। इसका डिडक्शन आपको ओल्ड रिजीम में भी मिलता है और न्यू रिजीम में भी मिलेगा। यानी कि इस पर कोई अंतर नहीं आया, दोनों रिजीम में इसे अलाउड किया गया है। चलिए, 80 CCD 2, ये एक ऐसा सेक्शन होता था जहां पर एम्प्लॉयर नेशनल पेंशन फंड में आपके नाम पर पैसा इन्वेस्ट करता था। जैसे कि यहाँ पर एक लिमिट भी होती थी कि 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए, इतना करेगा, या एक्चुअल कंट्रीब्यूशन करेगा जितना भी हो, ठीक है, उतना आपको उन दोनों में से जो लोअर होता उतना आपको अलाउ होता था डिडक्शन। सेक्शन 80C का ही एक एक्सटेंशन पार्ट था। जितना आप करेंगे मैक्सिमम 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए अलाउ होता था। इसको बरकरार रखा। यानी कि 80C की सारी डिडक्शंस को न्यू रिजीम में खत्म कर दिया। 80 CCD D को भी खत्म कर दिया। 80 CCD 1 को भी खत्म कर दिया। 80 CCD 1B को भी खत्म कर दिया। सबको खत्म कर दिया, लेकिन बस एक डिडक्शन को बरकरार रखा, और वो है 80 CCD 2। वो ये है जो ऐसा नेशनल पेंशन स्कीम जिसमें एम्प्लॉयर आपके नाम पर पैसा नेशनल पेंशन स्कीम गवर्नमेंट के टीयर 1 स्कीम में पैसा जमा करवा रहा है। अब टीयर 1 क्या होती थी, टीयर 2 क्या होती थी, ये बातें तो इनकम टैक्स के बैच में ऑलरेडी सीखी हुई हैं। अब इन बातों को दोबारा नहीं करें। एक डिडक्शन होता था 80JJA सेक्शन। सेक्शन 80JJA, ये सेक्शन वैसे तो ज्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन जब ITR 6 हम पढ़ा रहे थे, तब ये डिडक्शन जरूर देखने को मिला। जहां पर ये था कि नए जो एम्प्लॉय आपके यहाँ भर्ती होंगे, उनको उनके खर्चे पर भी आपको कुछ डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस पर कुछ डिडक्शन मिलेगा। ये ये स्कीम न्यू रिजीम में भी मिलेगा इसमें, और ओल्ड में भी मिलेगा। अब इतनी सी बात समझ लीजिए, इसकी डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे हैं। सेक्शन 80 के टॉपिक में चैप्टर 6 में हमने करवाया हुआ है। ठीक होगी बात। चलिए, फैमिली पेंशन, जहां पर ये था कि अगर आपने परिवार के किसी और सदस्य की पेंशन भी आपको मिल रही है, मान लीजिए वो मर गया है वो व्यक्ति, और आपको पेंशन उसके परिवार की मिल रही है, तो 15,000 का डिडक्शन अलाउ होता है, या फिर 1/3 ऑफ द अमाउंट पे। यानी कि जितनी पेंशन मिली है उसका 1/3 हिस्सा, या 15,000, विच एवर इज लोअर जो होता था, उतनी आपको पेंशन स्कीम में डिडक्शन मिलती थी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसकी छूट मिलती थी। ये ओल्ड में भी मिलेगी और न्यू में भी मिलेगी। इसमें कोई भी अंतर नहीं किया गया, इसको खत्म नहीं किया गया। एक और मजेदार डिडक्शन थी हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की। 2 लाख रुपए का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट मिलता था। हमारे भी कई सारे क्लाइंट्स ने ये पूछा कि न्यू रिजीम अगर ऑप्ट करेंगे तो क्या डिडक्शन खत्म हो जाएगी? अब मेरा पार्टली आंसर है हाँ, हो भी सकती है, और मेरा पार्टली आंसर है नहीं भी हो सकती है। सर ये कैसी बात है, आपका स्टैंड चेंज हो जाता है? हाँ, चेंज हो जाता है, क्योंकि एक्ट ने ये कहा है कि अगर प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट है, यानी कि रेंटल प्रॉपर्टी है, तो फिर 2 लाख का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। मजेदार बात क्या हुई? मजेदार बात ये हुई कि अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या आपने सेक्शन 80 में किसी और सेक्शन में डिडक्शन में कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, आप डिडक्शन लेना चाहते हैं म्यूचुअल फंड की, ELSS की, FD की, नेशनल सेविंग स्कीम की, किसी और किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ और कर रखा है, द आंसर इज नो, नहीं मिलेगी कोई भी डिडक्शन। अगर डिडक्शन लेनी है तो फॉर्म 10 IA को फाइल करो, और फाइल करने के बाद वो भी रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करो, और रिटर्न फाइल करने के बाद आप ओल्ड regime में चले जाओ। आपका टैक्स बचता है तो बचा लो, टैक्स कम लगेगा या रिफंड आएगा, यही 2 केस होगा। ठीक होगी बात। तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिटर्न ड्यू डेट के बाद है तो जाहिर सी बात है कि न्यू रिजीम ही लेना पड़ेगा, और वहां पर सारे डिडक्शंस को खत्म कर दिया गया है एक्सेप्ट ये 6 डिडक्शन। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को ऐसे भी एडवाइस कर सकते हैं कि इन 6 फंड में अगर आप पैसा लगा दीजिए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ओल्ड रिजीम लीजिए चाहे न्यू रिजीम लीजिए। लेकिन अगर इनके अलावा कोई पैसा कहीं और लगा रहा है, तो भाई एक बार इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बिना कैलकुलेट किए हो तो कोई भी नहीं बता पाएगा। भगवान तो नहीं है हम तो इंसान ही हैं, और हमें भी जब तक फाइनेंशियल फिगर सामने नहीं आएंगी, तब तक तो हम कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक होगी बात। चलिए, मैंने काफी डिटेल में चर्चा करी है ITR 1 और 4 की। एक बार मैं आपको इन्हीं चीजों को जो इनकम टैक्स ने यूटिलिटी इशू करी है उसके बारे में बता देते हैं। ये देखिए, न्यू रिजीम के लिए इन्होंने एक ये प्रोविजन डाला कि क्या आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, यस और नो में बताइए।
अगर यस है, आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं, तो फॉर्म 10IE क्या आपने भरा है नहीं भरा है इसके बारे में बताइए। फॉर्म 10IE भरिए। ये डिडक्शन तभी मिलेगी जब 139(1) के अंतर्गत रिटर्न होगा, मतलब ओरिजिनल रिटर्न होगा, रिवाइज रिटर्न पर नहीं मिलेगी। और क्या कहा आगे, देख लेते हैं। ये देखिए, ये सेक्शन 44AD में लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया, ये वाली बात यहाँ पर कही पेज नंबर 4 पर। उसके बाद 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया, ये बात कही पेज नंबर 5 पर। ठीक होगी बात, इतनी बात कही है। बाकी पूरा फॉर्म जैसे पिछले साल का था बिल्कुल वैसा ही है, कोई भी चेंज नहीं आया। एक अग्निवीर फंड था, ये देखिए 80CCH, ये पहले नहीं होता था, अभी ऐड हुआ है ITR 1 में। ठीक होगी बात। तो कुछ ITR 4 में चेंज हुआ, कुछ ITR 1 में चेंज हुआ। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, मैंने काफी डिटेल में ले लिया। अब आगे की जब कभी कोई PDF की यूटिलिटी आएगी तो आगे आपको बता देंगे, अभी बहरहाल ITR 1 और 4 के बारे में आपको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच। मैं सेशन यहीं पर एंड कर रहा हूं।